हेलो जय भाई, वेलकम बैक। थैंक और यू ये जी। वाला जो हम एपिसोड करने वाले हैं, ये हमको करना था। इसका जो हमने प्रीवियस एपिसोड किया था, वो हमने किया था मई 2025 में। तो अभी चल रही है जुलाई 2026। अगला एपिसोड 27 आएगा। नहीं आएगा। वो इसी साल सारा ख़त्म करना है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो हर्षवर्धन की हमको बात करनी थी, बट वो इतनी बड़ी स्टोरी है। तो उसको शुरू करने से पहले जो एक पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स है कि हर्षवर्धन राजा कैसे बना, वहाँ तक हम आज कवर करेंगे। बट ये सारा शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा जो अभी तक का रिकैप है वो आप दे दो, क्योंकि 1 साल और 2 महीने हो चुके हैं तो लोग भूल चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं हम मिडल ऑफ 4th सेंचुरी एडी, 350 एडी के आसपास का समय है। तो इस समय लगभग पहली बार जो होता है कि जो हुण हैं वो पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में आना शुरू करते हैं। और अभी उनका जो कंट्रोल है वो आज का जो अफगानिस्तान है वहीं तक सीमित था। और इस समय उत्तर भारत में समुद्रगुप्त राज्य कर रहे हैं। अब समुद्रगुप्त का राज्य खत्म होता है, उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जब स्कंदगुप्त का पीरियड आता है, स्कंदगुप्त 450 मतलब 100 साल बाद अब आगे आ गए। 450 एडी के आसपास हम देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त, एक गुप्ता सिविल वॉर हुई है अभी, और राजा बने हैं। और इस गुप्त जो गृह युद्ध है उसका फ़ायदा उठाते हुए जो ये हुण हैं ये आ गए हैं पंजाब तक। और अब जो स्कंदगुप्त हैं वो लड़ाई करते हैं। और इस जो युद्ध होता है इसमें जो हुण हैं उनको स्कंदगुप्त रोक देते हैं और उनकी हुणों की हार होती है। अब स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य है वो बिखरना शुरू हो जाता है। और इतनी स्थिति बेकार है, जैसे मैंने पहली वाली पॉडकास्ट में बताया था कि जो स्कंदगुप्त के बाद कौन कौन से गुप्त राजा हैं उसकी हमको क्रोनोलॉजी भी अच्छे से नहीं पता। और जब हुण को हरा दिया स्कंदगुप्त ने तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पहले एक जो हुण ग्रुप था उसको कहते थे कीदराइट्स। हार के बाद एक नया ग्रुप उनको रिप्लेस करता है, उनको कहते हैं आल्कन हंस। तो ये लगभग हम 450 एडी के आसपास हैं। 450 एडी के 500 एडी तक गुप्त, 500 एडी पे आते हैं हम। 500 एडी में जो गुप्त साम्राज्य है वो कमज़ोर हो रखा है। और जो गुप्त साम्राज्य के पहले फ्यूडेटरीज थे, संस्कृत में से सामंत कहते हैं, तो सामंत अब धीरे धीरे उभर रहे हैं और वो अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर रहे हैं। और इसी गुप्त साम्राज्य के विघटन का फ़ायदा उठा के जो हुण हैं आल्कन हंस, ये क्या करते हैं, ये इन्वेड करते हैं अपने रूलर तोरमाण के अंडर। सबसे पहले ये जाते हैं नीचे सेंट्रल इंडिया में, और सेंट्रल इंडिया में एरण पे लड़ाई होती है और उसमें ये तोरमाण हैं जीतते हैं, सेंट्रल इंडिया कॉन्कर करते हैं, गुजरात कॉन्कर करते हैं। और फिर ये जाते हैं जो गुप्ता एम्पायर का कोर था, आज का उत्तर प्रदेश का रीजन, वहाँ पे पहला इनका आक्रमण होता है कौशाम्बी में। कौशाम्बी गुप्त साम्राज्य की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी थी, मेरे हिसाब से कैपिटल भी थी। वहाँ पे इतनी बुरी तरह से कौशाम्बी को ध्वस्त करते हैं ये हुण कि कौशाम्बी इसके बाद कभी उभर नहीं सकी थी। और कौशाम्बी के बाद ये इनका जो राज्य है वो बनारस तक लगभग हो जाता है। अब गुप्त साम्राज्य को हुणों ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन जो फ्यूडेटरीज थे वो धीरे धीरे उभर रहे थे। तो सबसे पहला चैलेंज सेंट्रल इंडिया में हुणों को देने वाली एक पावर है जिसका नाम है औलिकरा। औलिकरा भी फ्यूडेटरीज थे, इनके गुप्तास के सामंत थे। और औलिकरा के एक राजा हैं प्रकाश धर्मन, उनका युद्ध होता है तोरमाण के साथ और तोरमाण को वो हरा देते हैं। सेंट्रल इंडिया इस समय इंडिपेंडेंट हो गया है, औलिकरा जीत गए हैं। अब इसी समय जो आज का उत्तर प्रदेश है, जो अभी गुप्ता साम्राज्य का कोर हुआ करता था, वहाँ पे एक और पावर उभर रही है जिसका नाम है मौखरी। मौखरी का जो बेस था पहले वो आज का बघेलखंड है, वहाँ पे था। फिर धीरे धीरे जैसे जब ये तोरमाण की यहाँ पे डिफीट होती है तो वो भी अपने लिए एक एरिया कार्व करने लगते हैं और उत्तर प्रदेश का रीजन जो है ये धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं हुणों से। और फिर जब तोरमाण का बेटा जिसका नाम मिहिरकुल है, उनसे लड़ाई होती है फाइनली, जिसमें कि एक तरफ मिहिरकुल है, दूसरी तरफ मौखरी और औलिकरा का अलायंस है। और इसमें डिफीट होती है मिहिरकुल की। और आप समझ लीजिए, कह सकते हैं कि जो सतलज के पश्चिम में हुणों को खदेड़ दिया जाता है। पिछली बार में हम यहाँ तक कवर किया था। 550 550 एडी का है।
तो अब हमको बात करनी है 550 एडी से लेके 606 एडी तक, और उसके बाद फिर जो बचाएगा वो हम, तो ये यहाँ पे पूरे 50-55 साल का एक जो स्ट्रगल है इस पूरे पीरियड में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस पीरियड में सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्या है? सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट तो ये है कि गुप्त साम्राज्य चला गया है। एक पावर जो कि एक तरफ गुजरात से लेके दूसरी तरफ बंगाल तक, नॉर्थ इंडिया पूरा एक, नॉर्थ इंडिया में एक सेंट्रल पावर थी, वो ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ क्या देखते हैं कि हम जो सामंत थे वो अब उभर के आ रहे हैं। तो एक तरफ तो औलिकारा थे, दूसरी तरफ मौखरी थे। और मौखरी, अगर आपको कहना है कि प्रीमियर पावर कौन थी नॉर्दर्न इंडिया में, तो 550 एडी के आसपास ये मौखरी थे। मौखरियों के एक रूलर जिनका हमको सबसे पहला नाम जानने को मिलता है, उनका नाम है ईश्वर वर्मन। वो अपने आप को महाराज कहते हैं। तो महाराज मतलब एक बेसिक वो है रूल है एंशिएंट इंडिया में कि यदि कोई राजा अपने आप को महाराज कह रहा है तो वो अपने आप को भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर नहीं कर रहा। जहाँ उसने टाइटल इस्तेमाल किया महाराजाधिराज का, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि मतलब वो बोल रहा है कि अब मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, अब मैं एक सॉवरेन हूँ। अच्छा, सिर्फ महाराज यूज कर रहे हो तो सामंतों के लिए बेसिकली यूज होता था महाराज, लेकिन महाराजाधिराज हो हाँ तो फिर आप इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो ये टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट था महाराजाधिराज का, और हमको देखने को मिलेगा कैसे। तो ईश्वर वर्मन, ये जो मौखरियों के रूलर हैं, ये बेसिकली अपने आप को महाराज कह रहे हैं, और इनका जो रूल है उत्तर प्रदेश के आसपास में है। और अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ये इन्होंने ही यशोधर्मन, जो कि औलिकारा रूलर थे, उनके साथ मिलके मिहिर कुल को हराया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हुण चले गए आपस में, मतलब हुण पीछे हटा दिया इन्होंने, सतलुज के पार फेंक दिया, तो अब जाहिर सी बात है दोनों का बॉर्डर टच हो गया। और धीरे धीरे अब चाहेंगे, अब दो ये जो सेंट्रल पावर है नॉर्दर्न इंडिया में, अब उनके बीच शुरू हो गया टसल कि भाई सबसे प्रीमियर पावर और गुप्ता एम्पायर की ग्लोरीज को फिर से रिक्रिएट करने वाली कौन सी पावर बनेगी। तो उसमें अब क्लैश होता है औलिकारा का और ये क्या नाम है मौखरियों का। अच्छा, ये हमने पिछली बार बात की थी कि जो औलिकर हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब का जो रीजन है उस समय वहाँ से उठ के आए थे, और ये मध्य प्रदेश का जो रीजन है इसमें यहाँ पे आके बसे थे। वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ओके। जो आज जो मालवा जिसे रीजन कहते हैं। तो अब, और ये शायद ये था कि ये जो मालवा है वो मालवा जो आज का पंजाब वाला है वहाँ से आया होगा ये मालवा वर्ड शब्द का। तो अब क्या है इंटरेस्टिंगली, अब इसका एविडेंस, अब मतलब इसमें आपको मतलब पूरा जो हम ये 606 तक का पीरियड है ना, इसमें हम रिलाय करते हैं बेसिकली सिर्फ, मतलब जितना हम हर्ष के पास जाते जाएंगे, हर्षवर्धन के काल के, उतना हमारे सोर्सेस थोड़े ज़्यादा होते जाएंगे। अभी जितना दूर हैं उसमें सिर्फ हमको 1-2 लाइन इंस्क्रिप्शंस की। तो जैसे जब मैं बोल रहा हूँ ना कि औलिकारा और मौखरियों का युद्ध हुआ था, तो हम कैसे जानते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वो है, मतलब कि किस बेसिस पे हिस्टोरियन कहते हैं कि लड़ाई हुई थी। तो एक इंस्क्रिप्शन है, जौनपुर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, मौखरी रूलर ने खुद लिखवाई थी, बाद का एक मौखरी रूलर है, ईश्वर वर्मन ने नहीं। तो उसमें एक लाइन आई है कि धारा के तरफ से एक चिंगारी आई थी, धारा के मार्ग से, बस धारा मध्य प्रदेश में एक पुराना शहर था। अच्छा। तो बाद में परमार कैपिटल भी बनाता हूँ। तो धारा की ओर, धारा के मार्ग से चिंगारी आई, और उसके बाद क्या लिखा है वो हम नहीं जानते क्योंकि वहाँ पे डैमेज्ड है इंस्क्रिप्शन। तो तो इससे क्या पता चला चिंगारी में कौन? चिंगारी मतलब उनके हिसाब से हिस्टोरियंस ये इंटरप्रेट करते हैं, चिंगारी मतलब कि क्या पता कोई इन्वेजन की बात हो, और क्योंकि इंस्क्रिप्शन उनका है तो वो ऑब्वियसली विक्ट्री की बात कर रहा होगा। उसके बाद तो हमको मिसिंग है कि उस चिंगारी का हुआ क्या, लेकिन उसके नीचे फिर और भी पावर है कि जिनको डिफीट करा मौखरी रूलर्स ने। तो उस बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि यहाँ पे ये धारा की चिंगारी, धारा जो था मध्य प्रदेश में था और इस समय औलिकारा के अंडर था, तो ये धारा की चिंगारी का मतलब ये है कि औलिकारा की बात हो रही है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब देख लो भाई कि कहाँ से हमारी हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ पूरी कहानी, ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है मेरे लिए भी समझना, क्योंकि जब आप ये समझते हो तो आपको पता चलता है कि कितना पतला जो थ्रेड है पूरी हिस्ट्री को बांध के रखे हुए है। तो मतलब वही समझ लो, आप जितना हर्ष के पास जाएंगे वो मोटा होता रहेगा थ्रेड, अभी बहुत पतला चल रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक कि इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हर्ष के टाइम पे हमको ज़्यादा इंस्क्रिप्शन नहीं, हर्ष के साथ मतलब कुछ मामलों में हर्ष का जो पीरियड है ना बहुत इंटरेस्टिंग है सोर्स के हिसाब से। ओके। क्यों?
इंस्क्रिप्शन तो अभी भी है हमारे पास, और उससे पहले भी इंस्क्रिप्शन थी, तो इंस्क्रिप्शन तो और तो है ही। साथ में हर्ष की बायोग्राफी लिखी थी, हर्ष के कोर्ट पोएट बाण नाम है जिनका, बाण भट्ट भी कहते हैं उनको। तो बाण भट्ट की बायोग्राफी है, वो है उसमें, मतलब आपको एकदम जैसे कहते हैं कि एकदम हर्ष को लाइवली कैरेक्टर, उसके जीवन में क्या क्या चल रहा है सब कुछ तो भाई साहब डायरी लिख रहे थे एकदम। हाँ, अब उसमें डायरी में अब दिक्कत क्या है, उसको डायरी कहना कि भाई वो राजा की डायरी लिख रहे हैं तो राजा की बड़ाई करेंगे। साथ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी पीरियड में जो चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआनज़ांग है वो भी भारत आते हैं। तो इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स हैं, ज़ुआनज़ांग का अकाउंट है, बाण भट्ट का हर्षचरित है। तो उसके कारण जो हर्ष का पीरियड है ना, अगर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे जिसके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज मिलती है तो ये पीरियड है हर्ष का। वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस सेंस में जैसे एक वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो हर्ष की माँ जो है वो सती करती हैं, तो सती करने का जो पूरा प्रोसेस है, कैसे सती करा, क्या इमोशंस थे। तो बाण भट्ट इंग्लिश में भी हर्षचरित का ट्रांसलेशन अवेलेबल है, हिंदी में भी, तो आप वही पैसेज पढ़ो तो बहुत मूविंग पैसेज है। तो वैसा जो डिटेल है आपको एंशिएंट इंडिया में किसी कैरेक्टर के साथ। तो ये इस टाइप के जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, डिटेल्स हैं, वो हमको क्या गुप्ता पीरियड में भी नहीं मिलते? क्योंकि हम मानते हैं कि गुप्ता पीरियड में तो इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स और पोएट्स और इतनी सारी क्रिएटिविटी हमने देखी साइंस में, और इस सब में डेवलपमेंट भी देखा। तो क्या वहाँ पे उतने सोर्सेज डिटेल्स में हमको नहीं मिलते हैं जितने हर्ष के टाइम में मिलते हैं, जबकि ये उतना गोल्डन पीरियड भी नहीं है? तो जैसे बहुत लोगों का कहना है कि अब ये पीरियड था जिसमें अर्बन डिक्लाइन हो गया था, बिगिनिंग ऑफ अर्बन डिक्लाइन, लेकिन मेरे हिसाब से वो एविडेंस उसके बहुत कम है। लेकिन हाँ, गुप्ता पीरियड तो भाई आपका एक गोल्डन पीरियड था ही। जैसे देवी चंद्रगुप्तम है उसमें थोड़ा सा मिल जाता है हमको, लेकिन उस सेंस में देवी चंद्रगुप्तम प्ले है एक। यहाँ क्या है, यहाँ में हर्ष की रॉयल बायोग्राफी उसी का कोर्ट पोएट लिख रहा है, तो उस सेंस में ना हमको गुप्त राजाओं के जितने भी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमार, तो वहाँ पे जो हमको जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी या उसके बारे में सोर्सेज तो उसमें मतलब वो सारे प्ले ही हैं, वो मतलब कि किसी एक राजा की, हाँ, बट एटलीस्ट वी कैन ग्लैंस कि भाई सोसाइटी कैसी रही होगी, बट यहाँ पे डायरेक्ट राजा के बारे में बात जो राजा की डे टू डे लाइफ है वो नहीं है। वहाँ पे भी जैसे जो गुप्त काल है, गुप्त काल में मेन यदि आपको सोर्स देखना है तो वो स्पेशली पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए वो तो इंस्क्रिप्शन है और कॉइनेज है। लेकिन उस सेंस में जैसे दूसरा क्या है कि ज़ुआनज़ांग का अकाउंट, ये चाइनीज ट्रैवलर गुप्ता पीरियड में भी आए थे, फायान नाम था उनका, लेकिन उनका जो अकाउंट है और ज़ुआनज़ांग का अकाउंट है उसमें बहुत फ़र्क है। क्या? ज़ुआनज़ांग जो है पॉलिटिकल मतलब राजाओं के नाम बताते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं कि यहाँ पे इतने मंदिर थे, यहाँ पे इतने बौद्ध मंदिर थे, यहाँ पे लोगों मैंने ये देखा, तो बहुत डिटेल्ड में एक आप कह सकते हो कि वो पूरी एक ब्लॉग टाइप का लिख रहे हैं कि आज मैं यहाँ गया, तो आप पूरा ट्रेस कर सकते हो। तो ये इसका क्या थ्योरी है कि फायान ने क्यों नहीं लिखा होगा गुप्ता राजाओं के? फायान उस सेंस में देखे तो उसमें वो रिलीजियस एंगल उसका बहुत ज़्यादा था, और जो पोर्ट्रे भी करते हैं ना, तो बहुत स्कॉलर्स का कहना है कि एक आइडियल स्टेट के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ जो पोर्ट्रेयल है फायान के ऊपर, वो मतलब बहुत लगता है कि भाई उनके लिए तो मतलब यहाँ से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। लेकिन डे टू डे लाइफ एक जो कहते हैं ना कि लाइवली पिक्चर जो प्रेजेंट की जाती है, तो वो ज़ुआनज़ांग के अकाउंट में बहुत अच्छी है, उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है। क्या इसको हम इस तरीके से देखें कि जो उनका पर्सनल कैरेक्टर था, हाँ, फायान का, या जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे, हाँ, और जो अभी आ रहे हैं हर्ष के टाइम पे 7th सेंचुरी में, तो उनका जिस तरीके से इंटरेस्ट थे उन्होंने उस तरीके से लिखा है। वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। किसकी, फायान में कि ज़ुआनज़ांग? ये दोनों चाइनीज जो ट्रैवलर आए अलग अलग टाइम पे, इनके लिखने का जो इंटरेस्ट थे वो अलग अलग थे। फायान में दिक्कत क्या है कि उतनी डिटेल भी नहीं है। ओके। यहाँ डिटेल बहुत है। जैसे आप ट्रांसलेशन भी देखेंगे तो 900 पेज के करीब का ट्रांसलेशन जाता है 2 वॉल्यूम का, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो आप पूरा बामियान से लेके, बामियान में उन्होंने वो मेंशन करते हैं कि मैंने वो जो बड़े वो थे वो देखे, फिर उसमें फिर नीचे आते हैं काबुल, फिर सिंध जाते हैं, सिंध से फिर पूरे भारत का चक्कर लगाते हैं, सब मेंशन कर रहे हैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो वो मतलब वो एक मेजर सोर्स है पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी। हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा रहा होगा, रादर देन मतलब फायान का एक अलग इंटरेस्ट रहा होगा।
ज़ुआनज़ांग को भारत आने का मेन कारण तो रिलीजियस ही था। Okay. लेकिन जब उन्होंने अपनी ट्रैवलॉग ये अपने अकाउंट लिखा तो उसमें ये भी मेंशन करा कि मैं यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ गया। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ज़ुआनज़ांग को अपने आप को प्रेजेंट करना था कि मेरी तो बड़ी खातिरदारी हुई। तो क्यों? अरे वहाँ पे जो टांग एम्परर था चाइना में, हाँ. तो उसको दिखाना था ना कि भाई मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। और मैं वो मुझे इतना रिस्पेक्ट मिला इंडिया में। हाँ, वो लेने गए थे बुद्धिस्ट ओरिजिनल टेक्स्ट्स का अकाउंट वो लेने गए थे वहाँ पे, भारत गए थे ज़ुआनज़ांग। अब जब वापस आए तो दूसरी बात है, टांग एम्परर ने मना किया था कि आप भारत नहीं जा सकते। क्यों? उसमें वो उनका था ना कि बेसिकली कारण ये था कि वहाँ पे एक तरह से आपको घर बंदी टाइप, मतलब कि आप स्टेट छोड़ के नहीं जा सकते कोई बिना टांग एम्परर के परमिशन के। तो उन्होंने परमिशन ली थी, वो वैसे ही चले गए थे। और दूसरा था कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिवेयर करने लगे थे ज़ुआनज़ांग को, तो उसको ये दिखाने के लिए भाई आप अपने आप को भी तो एक वो पॉपुलराइज करोगे, तो वैसे तो इसीलिए उन्होंने वो दिखाते हैं कि भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ का राजा उनको बहुत स्वागत कर रहा है, ये वो। तो इसलिए डिटेल भी उन्होंने अपनी करी थी। हाँ, तो ये निकल के आई ना बात। सही। अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या है कि ज़ुआनज़ांग के अकाउंट में, जो कि अभी हिस्टोरियंस के लिए प्रॉब्लम की बात है, कि उसका जो जिसे हम कहते हैं कि क्रिटिकल एडिशन नहीं आया है। क्रिटिकल एडिशन माने कि जितने भी ज़ुआनज़ांग का जो अकाउंट है उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास पड़ी है, उस सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की स्टडी करके कहाँ पे जो ज़ुआनज़ांग का ओरिजिनल टेक्स्ट रहा होगा वो उसके पास तक जाने को क्रिटिकल एडिशन कहते हैं। मतलब जिन सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो कॉमन चीज़ है। हाँ, जो कॉमन चीज़ है। तो मतलब जैसे बेसिकली अज्यूम ये किया जाता है कि आपने कोई किताब लिखी और उस समय प्रिंटिंग प्रेस या फोटोकॉपी तो थी नहीं, तो मैं उसको मतलब हाथ से कॉपी करूंगा, और हाथ से कॉपी करते हैं जाहिर सी बात है बहुत सारी मिस्टेक्स मैं करूंगा, मिस्टेक भी करूंगा और कुछ बढ़ा चढ़ा के या घटा के भी लिखूंगा। तो ऐसी कई सारी कॉपी हुई होगी, अलग अलग रीजन में हुई होगी कॉपी, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी गलतियां आ गई हैं। तो अब मैं सारी जितनी अवेलेबल मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको एनालाइज करूंगा, तो उसमें जो जो चीज़ें सारी सब मेंशन कर रही हैं, तो ये माना जाएगा कि भाई ये ओरिजिनल वर्क में रही होगी। तो उस ओरिजिनल वर्क का एक मतलब एडिशन प्रिपेयर करना, उसे क्रिटिकल एडिशन कहते हैं। तो अभी तक ये जो ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ, सैमुअल बील करके हैं, एक इंग्लिश को होते हैं, उन्होंने लिखा था 19वीं सदी में। तब लगभग 150 साल हो गए हैं शायद से। तो 150 साल तक अभी तक क्रिटिकल एडिशन किसने नहीं लिखा। तो अभी हम ये नहीं जानते कि जो डिटेल हम ज़ुआनज़ांग की यूज़ कर रहे हैं इस ट्रांसलेशन के भरोसे, क्या वो अगर क्रिटिकल एडिशन बनाया जाए तो वहाँ पे होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं वो और उस पर हम आएंगे, बट ये इसके पीरियड के बारे में बताइए कि जो हो रहा है। तो ईश्वर वर्मन के बाद ईश्वर वर्मन के बेटे हैं ईशान वर्मन, ये आते हैं, और इनका जो राज्य है लगभग 540-550 के आसपास है। अब जो इनकी इंस्क्रिप्शन है, इनकी इंस्क्रिप्शन में हमें बेसिकली 3 पावर का मेंशन आया है जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी। पहले हैं जो आंध्र, दूसरे हैं सूलिका और तीसरे हैं गौड़। अब आंध्र जो हैं मोस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से इस समय विष्णु कुंदिन थे, जो कि आज का उड़ीसा छत्तीसगढ़ के रीजन में रूल करते थे। उनसे इनकी लड़ाई हुई विंध्या के रीजन के आसपास, और उसमें ये जीत गए। हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये लगता है कि ईशान वर्मन के जो बेटे थे शर्व वर्मन, उनकी शादी विष्णु कुंदन राजा की बेटी से हुई थी। ओके। तो एक तो ये हो गया, मौखरियों ने इनको हराया। दूसरे हो गए ये सूलिका इंस्क्रिप्शन है, एक हराहा इंस्क्रिप्शन कहते हैं, उसमें आता है नाम की ये ईशान वर्मन ने सूलिकों को हराया। अब सूलिका कौन है हम नहीं जानते, कहीं उनका नहीं, उसमें जहाँ जहाँ पे आया बताता हूँ ना। सूलिका का लिखा है उनके पास घोड़े बहुत थे, ये डिटेल आई है हराहा इंस्क्रिप्शन में। अब ये सूलिका कौन सी पावर थी, कहाँ थी, उसके लिए शूलिका यहाँ पे है स। फिर एक जो यशोधर्मन औलिकार रूलर थे, जो बताते हैं कि मैंने मिहिरकुल को हराया, वो अपनी इंस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं कि उनकी आर्मी में शूलपाणी करके लोग थे जिनका शूलपाणी ध्वज था। तो बहुत स्कॉलर्स के हिसाब से शूलपाणी भगवान शिव को कहते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि ये शूलपाणी क्या पता शूलिका थे।
और दूसरा एक बृहद संहिता में शूलिका करके आया है और बताया गया है कि ये एक फॉरेन ग्रुप था, हुणों जैसा। ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे। तो इसके बेसिस पे लोग ये कहते हैं कि ये मौखरियों ने एक और सेंट्रल एशियन कोई ट्राइब था जिन्होंने इन्वेड किया होगा, उनको हराया था। तो हमें ये भी नहीं पता कि ये फॉरेनर है या इंडियन है। नहीं, नाम आया बस, ना ये पता वेस्टर्न इंडियन है कि ईस्टर्न इंडियन है। तुक्के मार रहे। हाँ। अब बची बात ये गौड़ की। तो गौड़ इस पीरियड में बेसिकली जो इंपीरियल गुप्त हैं उनका तो रीजन पहले सारा था। मौखरियों ने उत्तर प्रदेश के आसपास का रीजन ले लिया, सेंट्रल इंडिया में अवलिकर आ रखे थे। तो ये जो इंपीरियल गुप्ता हैं अब मगध और बंगाल के रीजन में हैं। अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है इस समय कि एक और जो फ्यूडेटरीज थे गुप्तास के, उनका राइज होता है। और ये जो फ्यूडेटरी, ये सामंत जो थे, इनके जो राजा थे उनका सरनेम या एंडिंग नेम गुप्त होता था। तो अब आप एक तरफ इंपीरियल गुप्ता हैं, एक तरफ ये सामंत हैं, तो इनको डिफरेंशिएट कैसा करा जाए? तो हिस्टोरियंस ने इनका नाम रखा है लेटर गुप्तास। तो बड़ा लोगों को कंफ्यूज होता है, लेटर गुप्तास मतलब सोचते हैं कि इंपीरियल गुप्ता की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो बेसिकली ये लेटर गुप्तास भी इसी रीजन में एक्टिव थे, मगध और बंगाल के, और इंपीरियल गुप्तास भी थे। तो जो ये ईशान वर्मन है, इनका क्लैश होता है ये जो लेटर गुप्ताज और इंपीरियल गुप्ताज हैं, और जो मगध बेसिकली बिहार का जो रीजन है ना, ये कॉन्कर कर लेते हैं। और जब आप इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, हराहा इंस्क्रिप्शन, तो वो कहते हैं कि मैंने जो गौड़ हैं उनको समुद्र में फेंक दिया, इस तरह की वर्डिंग आती है। ओके। अच्छा, बिगिन इंटरेस्टिंग बात आती है कि भाई इनको गौड़ क्यों कह रहे हैं? तो मगध का रीजन भी कंट्रोल करते थे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मगध पे तो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, तो राजा ऑफ मगध नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा ऑफ मगध मतलब कहने का मतलब कि भाई ये इलीगली कॉन्कर कर रहे हैं, तो इनको गौड़ बता रखा है। तो अब ये हो गया ईशान वर्मन का पीरियड। तो क्या ये गौड़ मतलब वो बंगाल, उड़ीसा? हाँ, बेसिकली गौड़ जो पुराने समय में नॉर्थ, आज का नॉर्थ और वेस्टर्न बंगाल जो है, उस रीजन को गौड़ कहते थे। अच्छा, इसमें क्या है कि एक जूनियर ब्रांच थी मगध में मौखरियों की, जिन्होंने शायद से क्या पता हेल्प की हो इस फाइट में। तो ये हम बेसिकली जानते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ये इंस्क्रिप्शन है, इसमें लेटर गुप्तास की इंस्क्रिप्शन में हमको पता चलता है कि इस युद्ध में जो गुप्त राजा थे जिनका नाम था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त की हार होती है। और कुमारगुप्त हारने के बाद क्या करते हैं, वो अपने आप को मतलब सुसाइड कर, अपने आप को जला लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल हमको देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो पीरियड है, आप कह सकते हैं 560 एडी के आसपास, जो नॉर्दर्न इंडिया में अब मौखरीज जो है वो एक प्रीमियर पावर बन चुकी है। कहाँ से कहाँ एक्सटेंट है इनका? आप लगभग कह लीजिए कि हरियाणा से लेके बिहार तक का। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस पीरियड में जो आज का हरियाणा है, वहाँ पे एक और डायनेस्टी उभर रही है जिसका नाम है पुष्यभूति। ओके। अब हरियाणा के किस सेंटर के है? इनका जो सेंटर है वो है थानेसर। ओके। और पुराने समय स्थानेश्वर बोलते थे। और जो ये स्थानेश्वर के आसपास का रीजन है, उसे अपनी इंस्क्रिप्शंस में और हर्षचरित में श्रीकंठ बोला गया है। अब श्रीकंठ बोला गया है, तो इसमें भी श्रीकंठ क्यों बोल रहे हैं, उसमें एक स्टोरी के अनुसार ये बताया जाता है, जो कि बाण के हर्षचरित में आती है, कि जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी उसके फाउंडर का नाम था पुष्पभूति, और उन्होंने इस क्षेत्र में श्रीकंठ नाम का एक नाग रहता था, और उस श्रीकंठ नामक नाग को इन्होंने मारा, और ये जो क्षेत्र था वो जीत लिया, और जीतने के बाद अपनी डायनेस्टी की स्थापना की उन्होंने। तभी से इस क्षेत्र का नाम श्रीकंठ हो गया, और स्थानेश्वर में इन्होंने अपनी राजधानी बसाई, तो ये स्थानेश्वर के वो वासी हो गए। अब कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो कहानी आई है बाण के हर्षचरित में, इसकी कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो ये बोलते हैं जब कुषाण आए थे, कुषाणों के डिक्लाइन के बाद मथुरा के आसपास का रीजन नाग लोगों के मतलब पावर बना था। ओके। तो जो नागास थे, क्या पता इस रीजन में भी एक्टिव हों, और ये जो पुष्यभूति का फाउंडर है, ये पहले कोई छोटी पावर रहा होगा और इन्होंने इन नागाओं को हराया होगा, तब जाके
इन्होंने यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करा, और बाद में फिर ये माइथोलॉजिकल स्टोरी बन गई कि भाई एक नाग नाम का सर्प था जिसको इन्होंने हराया। तो वो ये बात है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्टोरी है, या फिर जो फाउंडर का नाम है पुष्पभूति, हर्ष की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें मेंशन हर्ष खुद नहीं करते। तो उससे कई मतलब स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये मतलब ऐसी थी, हर्ष खुद नहीं मानता, हर मानता होता तो अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखता। क्योंकि हर्ष की इंस्क्रिप्शन में जो नाम होते हैं राजाओं के, वो पहला राजा जो बोला गया है वो बोला गया है महाराज नरवर्धन, दूसरा महाराज राज्यवर्धन, प्रथम ये दूसरे राज्यवर्धन है, और तीसरा महाराज आदित्यवर्धन। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपको नोट ये कर रहा है कि सबके लिए महाराज टाइटल इस्तेमाल हो रहा है, लोकल। हाँ। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो महाराज नरवर्धन है, यदि उनका मतलब अगर कैलकुलेट करा जाए 20 साल सब राजाओं को दिए जाए, तो इनका पीरियड लगभग पड़ता है 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। अब 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग का जो पीरियड है वो पीरियड है जिसमें तोरमाण ने पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया, गुजरात और बनारस तक का इलाका कॉन्कर कर रखा है। तो कहीं इनके फ्यूडेटरी रहे हाँ, क्या पता ये इनके फ्यूडेटरी रहे हों। अब तो और पहला जो राजा जिसका मेंशन आ रहा है वो नरवर्धन है। उससे पहले हर्ष नहीं बता रहे कि भाई नरवर्धन के पहले कौन था। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जब ये हुणों ने जो गुप्ताओं को डिस्प्लेस करा, तब उन्होंने, जाहिर सी बात है, जो उनका लोकल रूल संभालने के लिए उनको चाहिए थे, तो उन्होंने नई नई जो ग्रुप्स थे उनको पॉलिटिकल पावर दी होगी। तो क्या पता ये पुष्यभूति जो हैं वो एक ऐसा ग्रुप था जिनको हरियाणा का जो क्षेत्र है यहाँ पे इनको दी गई कि भाई आप अपनी सत्ता संभालो यहाँ पे। तो नरवर्धन फ्यूडेटरी रहे होंगे हुणों के। अब जब हुणों का डिक्लाइन हो जाता है और ये जब मौखरी पावर स्टेब्लिश हो रही है, भाई शानवर्मन इधर गौड़ को हरा रहे हैं, शूलिका को हरा रहे हैं, आंध्रों को हरा रहे हैं, तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो पुष्यभूति थे ये अंडर आ गए मौखरियों के। अब उसके लिए एक इंस्क्रिप्शन यूज़ होती है, वो इंस्क्रिप्शन हमको मिली है हिमाचल में, शिमला ज़िले में रामपुर के एक जगह है, गांव है, वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिली है। अब वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो डोनेशन की इंस्क्रिप्शन है। समुद्रसेन नाम का राजा है, वो अथर्वन ब्राह्मण को ज़मीन दे रहा है, और ये जो ग्रांट है ये रीइंफोर्स कर रही है एक पुरानी ग्रांट जो कि महाराज शर्ववर्मन के नाम पे है। शर्ववर्मन जो था वो, शर्ववर्मन नाम यहाँ पे इंटरेस्टिंग हमारे फोकस करने लायक है। क्यों? क्योंकि जो मौखरी रूलर ईशान वर्मन थे उसका बेटा था शर्ववर्मन, और इन्हीं की शादी हुई थी विष्णुकुंदन की राजा की बेटी से। तो स्कॉलर्स का ये कहना है ये शर्ववर्मन मौखरी रूलर रहा होगा, और मौखरी रूलर का, यदि मौखरी रूलर शिमला के इस इलाके में ग्रांट दे रहा है तो मतलब शिमला तक का इलाका इनके पास रहा होगा, तो जिससे, और पुष्पभूति टेरिटरी तो आसपास ही है, तो क्या पता इन्होंने सतलुज तक का जो इलाका है इन्होंने कॉन्कर कर लिया होगा। तो ये अभी मोटा मोटा है, बट दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। यही मतलब इंस्क्रिप्शन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट फॉर श्योर। हाँ, अब इंटरेस्टिंग क्या बात होती है, महाराज जो ये नरवर्धन हैं इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि इन्होंने 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इनकी रेन रही होगी, तो इस समय तोरमाण है, तो क्या पता ये फ्यूडेटरी रहे होंगे। राज्यवर्धन के बारे में हम कोई कुछ नहीं जानते। आदित्यवर्धन जो हैं इनके बारे में हम जानते हैं। अब आदित्यवर्धन जो थे वो, उनके लिए जो टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं हर्ष, वो महाराज का कर रहे हैं। महाराज टाइटल मतलब कि भाई अभी वो मेन पावर बने नहीं है। लेकिन ये जो महाराज आदित्यवर्धन हैं इनकी शादी जो होती है वो होती है महासेन गुप्ता नाम की एक रानी से। ये संस्कृत में बेसिकली क्या होता है कि महासेन गुप्त मतलब किसी लड़के का नाम है, महासेन गुप्ता मतलब लड़की का नाम है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, ये महासेन गुप्ता जो हैं ये मतलब बहन है महासेन गुप्त की। महासेन गुप्त एक लेटर गुप्ता रूलर थे। तो अब पहले जो मैंने बताया था कि मौखरियों ने हराया था लेटर गुप्ता रूलर को, जिसमें एक लेटर गुप्ता ने अपने आप को जला लिया था। बट हमको ये नोट करना है कि भाई ये वो गुप्त नहीं है, इंपीरियल गुप्ता। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इंपीरियल गुप्ता
खत्म हो चुके हैं वो। उन रहे होंगे कहीं पे, छोटे मोटे रहे होंगे, लेकिन अब मेन पावर यही है। लेटर गुप्तास हैं एक तरफ मौखरीज हैं एक तरफ, पुष्यभूति हैं, आउलिकरस भी गायब हो गए। बट क्या हम फॉर श्योर तो नहीं कह सकते ना कि भाई वो नहीं थे गुप्त, क्या पता हो। नहीं, उसका कारण ये है कि जो लेटर गुप्त हैं, यदि मान लीजिए हम एक प्रपोजिशन ले लें कि भाई वो क्या पता इंपीरियल गुप्ताज हों, तो आप अपनी इंस्क्रिप्शन में तो बोलोगे ना कि जो मेरी जो डायनेस्टी, अपने आप को जब ट्रेस करोगे अपनी डायनेस्टी को, तो भाई आपके जो इलस्ट्रियस एंसेस्टर्स हैं उनका नाम तो जाहिर सी बात है लोगे, लेकिन वो अपनी इंस्क्रिप्शंस में नहीं लेते नाम। ओके। तो उसके कारण जो, और दूसरा क्या है कि आप इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे सामंत होते हैं जिनका जो गुप्त टाइटल वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे। तो गुप्त टाइटल की वजह से ये कहना कि ये इंपीरियल गुप्ता से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में वो कनेक्ट तो नहीं बस वो हैंगओवर है पावर का अभी भी। हाँ, शायद कि गुप्ताओं का एक देखा जाता है, एसोसिएट किया जाता है अथॉरिटी और सोवरेनिटी से। तो जो अभी भी थोड़े बहुत उस एरिया के लोग होंगे जो राज करना चाह रहे हैं, जो महाराज हैं, बट वो एस्पिरेशन उनका वो है कि दे वांट टू एप दैट एस्पिरेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जैसे भाई गुप्त जो साम्राज्य था, एक तो थी रूलिंग फैमिली, उसके साथ बहुत सारी जो सब्सिडरी फैमिलीज होती हैं जो छोटे छोटे, तो वो उनका भी टाइटल तो गुप्त ही रहा होगा। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे मॉडर्न उसमें जैसे राठौर जो किंगडम थी, राठौर किंगडम में भाई जो सारे राठौर थोड़ी ना राजा बनते थे, कुछ जो माइनर फैमिलीज भी रहती होंगी। तो उस सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहा होगा कि उनका गुप्त टाइटल रहा है, लेकिन वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते इंपीरियल गुप्ता से, क्योंकि वो माइनर फैमिलीज के पार्ट थे। तो अब क्या है कि अब इसमें इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमको ये देखना है, मौखरियों ने हराया था लेटर गुप्तास को। अब और लेटर गुप्ता इसका मतलब ये हुआ कि शत्रु थे मौखरियों के, और वो शादी कर रहे हैं हर्षवर्धन के परिवार में, हर्षवर्धन के दादा से, आदित्यवर्धन से। तो अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? तो इसमें क्या है कि इसमें अब हिस्ट्री काम नहीं करती, इसमें जो स्कॉलर्स हैं उनका अपना लॉजिक और वो पूरा कैसे कैसे समझे। तो कुछ का ये कहना है कि भाई इस पीरियड में क्योंकि नरवर्धन और राज्यवर्धन के पीरियड में तो ये पुष्यभूति मौखरियों के अंडर रहे होंगे, लेकिन आदित्यवर्धन के पीरियड तक आते आते इन्होंने सोचा कि भाई अब राइज हो रहा है इनका कि भाई अब मौखरियों को मतलब ढकेला जाए। तो एक ये एंगल होता है। क्यों? और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हर्ष अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखते हैं तो आदित्यवर्धन तक टाइटल इस्तेमाल करते हैं महाराज का। आदित्यवर्धन के बाद नाम आता है प्रभाकर वर्धन का, और उसके लिए टाइटल इस्तेमाल करते हैं परम भट्टारक महाराजाधिराज, जिसका मतलब यह है कि भाई अब इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में आ चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट पावर डायरेक्टली तो बने नहीं होंगे, तो उससे पहले का जो अलायंस और ये सब जो लेटर गुप्तास के साथ अलायंस हो रहा है, तो बेसिकली इसी मतलब कारण से हुआ और एंड में जाके इसका फल ये मिलता है कि भाई प्रभाकर वर्धन एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में पुष्यभूति के उभर के आते हैं, और प्रभाकर वर्धन हैं पिता हर्षवर्धन के। तो प्रभाकर वर्धन का जो पीरियड है वो लगभग बोलते हैं लोग 560-570 के आसपास का। और इनका एक्सपेंशन क्या हो रहा है इनकी टेरिटरी का, जो जिस पे ये राज कर रहे हैं? हाँ, अब प्रभाकर वर्धन ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। जो हम जानते हैं वो बाणभट्ट की हर्षचरित से जानते हैं, और हम जानते हैं हर्षवर्धन की इंस्क्रिप्शन से। अब बाणभट्ट की हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को बोला गया है कि उन्होंने किन किन पावर को हराया। तो 6 पावर्स का नाम आता है। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले गंधार, फिर सिंधु, फिर सिंधु के बाद मालव, मालव के बाद गुर्जर, गुर्जर के बाद लाट, और एक पावर भूल गया मैं, और हुण। मेन तो भूल गया था, तो हुण। अब ये 6 पावर, तो ये तो पूरा ही नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हाँ, हो गया एक तरीके से। अब यहाँ पे यही फिर से दिक्कत आ गई भाई, हम एक टेक्सचुअल सोर्सेस पे रिलाय कर रहे हैं, तो जाहिर से बड़ा चढ़ा के बोलते हैं हर्षवर्धन की बड़ाई कर रहा है तो हर्षवर्धन के पिता की भी बड़ाई करेगा। तो इसमें कितनी पावर जो हैं जिनको मतलब पक्का ही हराया होगा, और किन के बारे में मतलब कि ये अज्यूम करा जा रहा है। अब स्कॉलर्स के हिसाब से, और मेरा भी ये मानना है कि गंधारा तक पहुंचने का तो कोई तुक नहीं बनता। गंधार का रीजन आपका
लगभग वेस्टर्न पंजाब जो तक्षशिला है और काबुल वैली तक का रीजन है, वहाँ तक तो ये पहुँचे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो हुण हैं अभी सतलुज के वेस्टर्न रीजन या जो आज का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ, और कश्मीर भी ले लीजिए, वहाँ से अभी तक हटे नहीं है। कुछ पावर है, और ये हमको इसलिए पता चलता है क्योंकि प्रभाकर वर्धन के एंड के रेन के एंड के टाइम पे प्रभाकर वर्धन का सबसे बड़ा बेटा है राज्यवर्धन, जो कि हर्ष का बड़ा भाई है, वो कैंपेन लीड कर रहा है सतलुज के आसपास के इलाके में हुणों के खिलाफ। तो जब ये हुण सतलुज के आसपास बैठे हैं तो ये कैसे गंधार तक पहुंच जाएंगे? तो एक ये है। दूसरा, लाट और गुर्जर जो टेरिटरी है वो आपके गुजरात में है। लाट जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर का रीजन है, वहाँ के आसपास का इलाका है, तो वहाँ तक कैसे पहुँच जाएंगे ये? अब एंड में बची पावर मालव यही अवली का रस का जो रीजन था वो था। अब यहाँ पे ये मालव कौन थे इसके बारे में हम नहीं जानते। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमको हर्षचरित से पता चलता है कि जब हर्ष और राज्यवर्धन, जो कि प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, वो जब छोटे थे तो 2 मालव पुत्र थानेसर में आए और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के अनुचर बने। अनुचर मतलब कि आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट टाइप के, या फिर जो साथी नहीं होते बचपन में, भाई आपके साथ साथी रहेंगे। तो यहाँ मालव पुत्रों की बात हो रही है, जिनका नाम है माधव गुप्त और कुमार गुप्त। अब इनका टाइटल गुप्त है, लेटर गुप्तास्कर गुप्त था। तो कुछ का कहना है कि ये जो मालव पुत्र हैं ये रिलेटेड है लेटर गुप्तास से, जो कि अब इसमें थोड़ा हमको लेटर गुप्ता हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि बहुत डिबेटेबल है। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक मतलब जो कन्विंसिंग स्टोरी बनती है वो ये है कि लेटर गुप्तास की हार मौखरीस के साथ हो ही गई थी, और मौखरियों ने ये जो बिहार का रीजन है उनसे जीत लिया था। तो जो बंगाल का रीजन है वहाँ पे अभी लेटर गुप्तास एक्टिव थे। अब इस समय क्या होता है कि इस समय लेटर गुप्तास को असम का जो रूलर है उन्होंने हराया। वो गौड़ से माइग्रेट करके आते हैं मालवा में। अब इनके रिलेशन जो है वो पुष्यभूति से अच्छे हैं। तो जो लोकल पावर थी मालवा में, जो पहले रूल कर रही थी, अब उनको अपना रूल छोड़ना पड़ा क्योंकि भाई ये आ गए हैं। तो इन्होंने क्या करा कि इसी समय मालव में एक और पावर उभर के आ रही है जिनका नाम है कालाचूरी। तो कालाचूरी के साथ अलायंस करके ये महासेन गुप्त को इन्होंने हराना शुरू करा। मालव की जो माइनर फैमिली है और कालूचूरी जो है उन्होंने अलायंस बना लिया, और जो ये लेटर गुप्तास यहाँ पे बैठ रखे हैं। लेकिन ये बहुत मतलब इसका सोर्स क्या है कि सोर्स कुछ नहीं है। नहीं, ये लोग मतलब इतनी दूर से उठ के माइग्रेट करके आए और यहाँ पे इनको हराने की क्षमता रखते हैं, जबकि ऐसे टाइम में जब इनका इतना बड़ा पावर भी नहीं है, और वो बाईपास करके आ रहे हैं कहीं ना कहीं पूरे मौखरीज को, उनका जो रीजन है। नहीं, उसमें जो गौड़ के बाद मतलब वैसे देखा जाए तो अब मगध में कितना कंट्रोल इनका रहा होगा हम ये नहीं जानते। क्या पता कुछ अलायंस रहा हो, ये भी नहीं जानते। अरे उनसे तो अच्छा ही रहा होगा। अच्छा, दूसरी दिक्कत है कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट वाली बात है तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये मतलब जो लेटर गुप्तास का मालव में बसने का जो प्रोसेस है उसमें क्या पता पुष्यभूतिज ने हेल्प की हो। कि उनका ये सोचना रहा होगा कि यहाँ पे जब बसेंगे तो डायरेक्टली थ्रेट देंगे मौखरियों को। ये मतलब हवा में बात हो रही है बस। तो ये सिर्फ मतलब थ्योरीज स्पेकुलेशन है, प्योर स्पेकुलेशन है। अच्छा, हम कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे महासेन गुप्ता का इंस्क्रिप्शन आती है मालवा में मिलती है हमको। मालवा पुत्र का मेंशन आता है कि भाई ये प्रभाकर वर्धन की कोर्ट में हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के अनुचर थे, जो इसके 2 बेटे थे, माधव गुप्त और कुमार गुप्त। हमको ये भी बताया जाता, इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि जो कालचूरी रूलर है जिसका नाम है शंकरगण शायद से, तो वो कॉन्कर करता है ये महासेन गुप्ता का जो विदिशा और उज्जैन का रीजन है वो। तो ये सब आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो ये लेटर गुप्ताज हैं इनका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है यहाँ से अब, और ये अनुचर भी बन रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है
कि जब बाण लिख रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन ने 6 पावर्स को हराया, जिसमें मालवस का भी नाम है, तो किस मालव को हराया? और अब उसमें कालचोरी भी आ गए, उसमें गुप्त हाँ, भी आ गए, लेटर गुप्तास भी। अच्छा, लेटर गुप्तास से इनका अच्छा रिलेशन है। हाँ। तो कैसे वो मतलब उन पे ही धावा बोल देंगे? तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि कालाचूरीज ने हराया एवेंचुअली जाके लेटर गुप्तास को मालवा में, तो क्या पता कालाचूरी और जो माइनर डायनेस्टी पहले रही होगी वहाँ पे, क्योंकि एक और रूलर का नाम आएगा बाद में, देवगुप्त करके, जो कि मालवा का ही था, जिसने इवेंचुअली वो मतलब राज्यवर्धन की मृत्यु में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो ये देवगुप्त था, जो कि आगे चल के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो उस माइनर पावर जो कि मालवा में थी, जिनको डिस्प्लेस करते हैं लेटर गुप्ताज आके, तो ये जो माइनर पावर है और कालाचूरी, इनका अलायंस हो गया है, और ये मतलब अटैक कर रहे हैं लेटर गुप्तास को। और इन लेटर गुप्तास की मदद करने के लिए, क्योंकि ये प्रभाकर वर्धन के मामा थे, ये आते हैं। ये पॉसिबिलिटी तो है, ये बेसिक पॉसिबिलिटी। अब उसमें कुछ मिलेगा तब जाके हमको कुछ और जान सकते हैं। तो ये है बेसिकली। तो और अगेन ऑन वेरी वीक विकेट, बहुत वीक ग्राउंड। और इसका मतलब रिजल्ट ये होता है कि 2 मालव प्रिंसेस आते हैं पुष्यभूति कोर्ट में, थानेसर में, स्थानेश्वर में, और वो इनके साथ रहते हैं, आपके राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन के। अच्छा, राज्यवर्धन का जन्म होता है 586 एडी में, और हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 में, और इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था राज्यश्री, उनका जन्म होता है 592 में। अच्छा, जैसे ये फैक्ट बहुत जानना जरूरी है। हाँ, ये बड़ा वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अभी आगे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा इसके पास बढ़ रहे हैं। अभी गेम ऑफ थ्रोन शुरू होगा। गेम ऑफ थ्रोन शुरू हो रहा है। तो अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो प्रभाकर वर्धन है, उनकी बहुत सारी रानियां रही होंगी, लेकिन जो चीफ रानी थी, जिनका नाम था यशोवती। अब यशोवती क्या करती हैं कि वो अपने भाई के लड़के को, जिसका नाम भंडी है, उसको भी बुला लेती हैं स्थानेश्वर की कोर्ट में, कि वो भी हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के साथ में रहेंगे। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के मामा का बेटा उनके साथ आके रहने लगे, साथ में 2 मालव पुत्र भी रह रहे हैं। और ये बाण जैसे बताते हैं कि बाण जो ये भंडी है, जो मामा का बेटा है, उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। अच्छा, हाँ, ये उसमें आता है। और साथ में राज्यश्री हैं, जो कि 592 में पैदा हुई हैं। तो ये तीनों के तीनों जो थे, ये यशोवती के पुत्र थे। और भी रानियां रही होंगी, उनके पुत्र के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। ये 592 के पीरियड का है। अब इस समय बंगाल में एक नई पावर उभर के आ रही है। बंगाल का जो पीरियड है, बेसिकली अब लेटर गुप्तास तो यहाँ से चले गए हैं, इंपीरियल गुप्तास का हमको कुछ पता नहीं, और ये ऊपर कामरूप से यहाँ पे अटैक हुआ था। तो यहाँ पे बड़ा अभी मतलब क्या कहते हैं, एनार्की टाइप की फैल रखी है। 594 एडी में एक राजा यहाँ पे बनता है, जिसका नाम है शशांक। और मतलब बाकी भारत में लोगों को शशांक के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन बंगाल में और बंगालीज के लिए जो शशांक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो बंगाली कैलेंडर है, वो बंगाब्द जिसे कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है 594 से। अच्छा। शशांक के असेशन से। अब शशांक कौन था, उसकी अर्ली हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम नहीं जानते, उस पर डिबेट है। कुछ का कहना है कि भाई शशांक जो था, एक जयनाग करके रूलर था, जो कि बंगाल में जब लेटर गुप्तास का कंट्रोल ख़त्म हो गया तो वो उभरा था। उसका एक फ्यूडेटरी था, और बाद में जयनाग को हटा के इसने अपना कंट्रोल किया। कुछ का ये कहना है कि ये मगध पहले बेस था इसका, और जब यहाँ पे एनार्की फैली तो इसने फिर बंगाल में जाके कॉन्कर कर लिया। तो ये बेसिक थ्योरीज हमको शशांक के बारे में मिलती है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमें ये पता है जो बिहार का रीजन है, उसमें तो मौखरी बैठ रखे हैं। तो शशांक एसेशन के बाद इसका टारगेट है जो ये रीजन है आपका बिहार और बंगाल का। अब इसमें शशांक यहाँ पे कॉन्कर करना शुरू करता है। अब मौखरी इस समय आ गए हैं बैकफुट पे।
और दूसरी तरफ जो ये हैं क्या कहते हैं पुष्यभूतिस भी उभर रहे हैं। प्रभाकर वर्धन का तो टाइटल ये परम भट्टार का महाराजाधिराज। तो अब दोनों तरफ से जिसे कहते हैं स्क्वीज हो रहे हैं मौखरी। तो इस समय शादी होती है प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री की मौखरी रूलर या प्रिंस ग्रहवर्मन से। हम ये बट ये तो कितने साल की हो गई? ये शादी हुई है 603-604 में, तो 10 साल की होगी। 11-12 बाण जो है ना, बाण लिखते हैं कि उन पे जो वो पूरी तरह से वुमेनहुड नहीं आया था ऑब्वियसली। हाँ, तो वो 11 से 12 साल की उम्र में उनकी शादी होती है। और ग्रहवर्मन की उम्र क्या थी, और ग्रहवर्मन उस समय राजा बने थे शादी के समय, ये भी नहीं हम जानते, लेकिन शादी हो जाती है। अब तो इससे क्या हुआ कि इससे मौखरी और पुष्यभूति अलायंस हो गया एक तरफ, और यहाँ पे शशांक अकेले हैं। और शशांक अब ये कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे बिहार और बंगाल का, और कुछ हिस्सा शायद से कॉन्कर भी कर लिया होगा। तो शशांक को अब डर है कि भाई यहाँ तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो गई कि अब तो मौखरी एक साइड तो इनकी फ्री है, तो अब पूरी की पूरी अच्छे से हमारे पे अटैक करेंगे। तो शशांक क्या करता है, शशांक भी अलायंस करता है अपना, जो मालव में, क्योंकि हमको याद है कि लेटर गुप्तास को इन्होंने खदेड़ दिया था। तो जो ये और कालाचूरीस भी धीरे धीरे यहाँ पे अब डिसअपियर हो चुके हैं इस पीरियड तक आके। तो एक यहाँ पे रूलर है जिसका नाम है देवगुप्त। ओके। तो उससे अलायंस होता है शशांक का। अब इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जब आप बाण की हर्षचरित पढ़ेंगे तो देवगुप्त का नाम ही नहीं आता, तो और ना शशांक का भी आता है। शशांक को बोला गया है कि गौड़ का राजा, गौड़ाधीप, और यहाँ बोला कि मालवाराज, मालवाराज, यही टाइटल आता है। शशांक का नाम आ रखा है हुएनसांग में, और देवगुप्त का नाम आ रखा है हर्ष की इंस्क्रिप्शंस में। तब हम, और दूसरा ये अज्यूम किया जा रहा है यहाँ पे, शशांक का तो क्लियर है कि शशांक ही रहा होगा। देवगुप्त की, देवगुप्त ही वो मालवा राजा है जिसके बारे में बाण अपनी बात करेंगे कि अलायंस हुआ था शशांक के साथ। तो ये, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देवगुप्त ही था। तो दो अलायंस अब बन चुके हैं, एक तरफ है पुष्यभूति मौखरी, दूसरी ओर है देवगुप्त शशांक। अब ये पीरियड है 603-604 का जिसमें शादी हो गई है, और इसी पीरियड में हमको बाण की हर्षचरित से पता चलता है कि राज्यवर्धन को प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, क्योंकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि राज्यवर्धन सबसे बड़े बेटे थे। तो राज्यवर्धन को असाइनमेंट मिलता है कि भाई सतलज के जो बैंक के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे हुण अभी एक्टिव हैं, वहाँ तुम्हें जाना है और ये हुणों के खिलाफ कैंपेन करना है। और उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर 604 मान ले हम, 604 में जो ये राज्यवर्धन है उनकी उम्र भी 18 रही होगी। तो 18 साल की उम्र में वो जा रहे हैं कैंपेन करने हुण के खिलाफ। और आप बाण की हर्षचरित पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि ये उम्र थी जब वो जो कवच था पहन सकते थे राज्यवर्धन। तो मतलब 18 साल की उम्र में जाते हैं कैंपेन करने हुणों के खिलाफ, और इसी समय राज्यवर्धन की तबीयत होने लग जाती है खराब। और जो स्थानेश्वर इंपीरियल कैपिटल है वहाँ पे ना राज्यवर्धन है, और हर्षवर्धन भी गए हुए हैं शिवालिक की पहाड़ियों में शिकार खेलने। तो भेजे जाते हैं दूत कि भाई मतलब मैसेंजर भेजे जाते हैं कि इनको वापस बुलाओ, जो वो है प्रिंस हैं हमारे सारे। तो हर्षवर्धन क्योंकि पास थे तो जल्दी आ जाते हैं। तो हर्षवर्धन आते हैं, और हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के मरने के पहले ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे। ये सारा का सारा हमको बाण की हर्षचरित से पता चल रहा है। पहुँचते हैं, और इसी पीरियड में ये कंफर्म हो जाता है कि भाई प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने वाली है। तो जो प्रभाकर वर्धन की चीफ वाइफ थी हर्षवर्धन की माँ यशोवती, वो कहती है मेरे को सती करनी है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु से पहले ये यशोवती सती करती हैं पहले। हाँ, वो रहा होगा ना कि सुहागन में मरूंगी। ओके। हाँ, उस सेंस में। और दूसरा यदि आप पढ़ेंगे वो 2-3 पेज का पैसेज है कि हर्षवर्धन रो के उनको रोक रहे हैं कि मत करो, लेकिन वो कहती हैं नहीं मेरे को करना है, और एंड में जाके वो सती कर लेती हैं।
तो उसमें पूरा प्रोसेस है कि कैसे सती करती हैं सब। सती का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताइए कि क्या क्या डिटेल्स में लिखा हुआ है। और एक आजकल जो व्यू है ये भी है कि सती इतनी प्रचलित नहीं थी। ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के आने के बाद इसका ज़्यादा प्रचलन मतलब दिखाया गया है, जितना होता नहीं था। हाँ, तो ये दोनों मतलब क्या, एक तो ये सती वाली स्टोरी, और इस पे आपका क्या सोचना है? सती में वही होता था कि चिता प्रिपेयर की जाती थी और चिता के ऊपर बैठती थी और फिर आग लगा दी जाती थी और खत्म। ये रेयर था। हाँ, ये जो है ये मतलब आप जब ब्रिटिश अकाउंट्स पढ़ेंगे और मतलब मॉडर्न उसमें तो ऐसा लगता है कि भाई हर जहाँ कोई भी सती कर जिस रहा। परिवार में मतलब पति की मृत्यु हुई तो उसकी सती होनी होनी है, ऐसा नहीं था। क्योंकि दूसरा इंटरेस्टिंग क्या है कि हमको इसी पीरियड में पहले एविडेंस में, जैसे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हमको मिलता है जब तोरमाण के खिलाफ मातृ विष्णु और धन्य विष्णु ने लड़ाई करी थी। तो जो इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन क्या है, शायद से मातृ विष्णु जो सबसे बड़ा भाई था, बड़ा भाई की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो मात्र जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी ने सती करी थी और वो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे। तो ये होता था, और स्पेशली जो हाई रॉयल फैमिलीज हैं उनमें ही होता था। ऐसा नहीं था कि गांव में एक पेजेंट है और उसको वो मतलब पति मर गया तो उसको पत्नी जो है वो कर लेगी, इतना कॉमन नहीं था। तो ये हमको स्टोरी मतलब ये पता चलता है कि भाई यशोवती जो है वो सती हो गई थी, और इसमें फिर प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु होने लगती है। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, और क्योंकि सतलज के आसपास कैंपेन कर रहे थे राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन लगभग हफ्तों बाद पहुंचते हैं वापस इंपीरियल कैपिटल में। तो राज्यवर्धन को पता चलता है कि उनकी माँ मर चुकी हैं और उनके पिताजी मर चुके हैं। तो अब वो कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं अपना ये संन्यास लेने वाला हूँ। तो इससे पता लगता है कि उनको अज्यूम कर लिया था कि भाई अब तो बड़ा बेटा ही बनेगा। तो अब ये है बेसिकली। अच्छा, अब इस समय यहाँ पे हर्ष कन्विंस कर रहे हैं उन्हें। हर्ष कहते हैं ठीक है तुम संन्यास लोगे तो मैं भी संन्यास ले लूँगा। इसी बीच थानेसर में एक दूत आता है और वो है सर्वेंट राज्यश्री का, राज्यश्री जो कि इन दोनों की बहन थी। और वो बताता है आके कि जो मौखरी रूलर थे इनके जीजाजी ग्रहवर्मन, जो मौखरी किंग हैं, उनकी हो गई है मृत्यु। हाँ, और लड़ाई किसके साथ हुई थी? देवगुप्त जो कि मालवा का रूलर है, उससे लड़ाई हुई है और उसने मार दिया है ग्रहवर्मन को। और जो आपकी राज्यश्री जो आपकी बहन है उनको मतलब अपने अपने जो कक्ष में बंदी बना लिया गया है। अब यहाँ पे ये खबर मिलती है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को। राज्यवर्धन क्योंकि बड़े बेटे हैं और वो राजा बन चुके हैं, तो वो कहते हैं हर्षवर्धन से कि भाई तुम कैपिटल संभालो, मैं अपनी बहन को और आपको। अच्छा, इस समय हुआ क्या है ना कि कन्नौज देवगुप्त के हाथ में नहीं आया है। कन्नौज में क्योंकि ग्रहवर्मन की मृत्यु हो गई है, तो बाण बोलता है कि गुप्त नाम का कोई व्यक्ति था जिसने कि कन्नौज अपने हाथ में ले लिया। तो राज्यवर्धन कहते हैं कि ठीक है, इसका बदला लूँगा मैं, और मैं जा रहा हूँ। तो बाण के हिसाब से 10,000 घुड़सवार की सेना लेके ये जाते हैं, राज्यवर्धन जाते हैं देवगुप्त से लड़ने के लिए। अब ये जाते हैं और इनका तो बहुत समय तक कोई समाचार स्थानेश्वर में नहीं आता है, और कुछ समय बाद मतलब हफ्ते बीत जाते हैं, कोई समाचार नहीं आता। और फिर एक दिन क्या देख रहे हैं हर्ष कि एक घुड़सवार है जिसका नाम है कुंतला, ऑफिसर था राज्यवर्धन के साथ जो गया था। वो आता है, वो और उसका जो चेहरा है वो बहुत मुरझाया हुआ सा है। ये सारा बाण में मिलता है, बहुत अच्छे से रिचली डिटेल्ड अकाउंट है पूरा। वो आता है और वो पूरा मुरझाया हुआ चेहरा है, तो हर्षवर्धन को लग जाता है कि भाई बहुत बुरी खबर सुनाने वाला है मेरे को ये। तो हर्षवर्धन पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलते हैं कि भाई जो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को तो हरा दिया था और उनकी जो पूरी सेना है वो हमारे अधीन है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि शशांक जो था वो भी अपनी सेना लेके हमारी सेना के पास आ चुका था। और ये कहाँ हुई थी लड़ाई? देखिए, देवगुप्त और ग्रहवर्मन की लड़ाई मोस्ट प्रोबेबली कन्नौज के साउथ के आसपास हुई थी।
या कुछ लोगों का ये मानना है, अच्छा नहीं साउथ में नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि जब ये राज्यश्री का सर्वेंट आता है बताने ना, तो वो ये बोलता है कि राज्यश्री को बंदी बना लिया गया है कन्नौज में, देवगुप्त ने महाराज ग्रहवर्मन को मार दिया है, और अब देवगुप्त थानेसर की ओर बढ़ रहा है आपके साथ युद्ध करने के लिए। उसका मतलब वो देवगुप्त ने सोचा होगा कि मौखरी जो कि मेजर पावर है उसको मैंने हरा दिया, तो ये थानेसर वाले मेरे लिए क्या है, तो मैं सर डायरेक्ट इन पर अटैक करता हूँ। तो इनकी जो क्लैश हुआ है देवगुप्त के साथ राज्यवर्धन का, वो प्रॉबेबली थानेसर और कन्नौज के बीच कहीं हुआ है। अच्छा, ये खबर इनको मतलब जो कुंतला है कैवलरी ऑफिसर, वो बताता है कि महाराज राज्यवर्धन ने इसको देवगुप्त को तो हरा दिया था, लेकिन उसके बाद शशांक क्योंकि पास में था और शशांक अपनी सेना के साथ आ रखा था, तो शशांक उनको एक मैसेज भेजता है मीटिंग के लिए, और राज्यवर्धन जाते हैं इस मीटिंग में मिलने के लिए। उसमें क्या मीटिंग में क्या था, क्या मैसेज था, इसके बारे में कुछ नहीं पता। जाते हैं और उनकी शशांक धोखे से उनको मार देता है राज्यवर्धन को। अब इसमें अब ये खबर उनको मिलती है हर्षवर्धन को थानेसर में, तो अब हर्षवर्धन जो हैं उनको लगता है कि भाई अब मेरे को बदला लेना है, तो इस समय फिर वो निकलते हैं सेना लेके। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग डिटेल आती है हर्षचरित में कि जब ये निकल रहे हैं अपनी दिग्विजय के लिए, तो जो स्वर्ण मुद्रा नहीं होती, अंगूठी होती है, तो उनको पहनाने के लिए जो थानेसर के बाहर ये मतलब पूरी सेरेमनी चल रही होती है कि आपको हम जो स्वर्ण मुद्रा है वो पहनाएंगे और आप उसके बाद निकलिए। तो स्वर्ण मुद्रा में जो मतलब स्कल्पचर बना है छोटा सा, वो बना है बैल का। तो जो वो ये पुष्पभूतियों का सिंबल था। तो जब ये उनको अंगूठी पहनाई जा रही होती है, तो अंगूठी गिर जाती है उनके हाथ, जो पंडित होता है उसके हाथ से गिर जाती है। तो गिर जाती है तो बड़ा अपशगुन माना है कि भाई आपने ये जो पूरी जो ये रॉयल सील है हमारी वो गिर गई, ये तो बड़ा वो अपशगुन हुआ। तो उसमें ना बाण बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते हैं कि वो गिरी थी, लेकिन जब गिरी है ना, तो वो जो बैल का जो वो है ना इम्प्रेशन, वो पड़ गया है ज़मीन पे जाके। तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी की पूरी ज़मीन अपनी अब उनके अधिकार में होगी, तो स्टैम्प ज़मीन पे स्टैम्प कर दिया उन्होंने। तो इंटरेस्टिंग डिटेल है। तो बेसिक अब क्या है कि अब ये जा रहे हैं, हर्षवर्धन निकल गए हैं थानेसर के बाहर, और इनका मेन टारगेट अभी ये है कि मतलब बस कन्नौज की ओर जा रहे हैं। अब इसी बीच इनको मिलता है भंडी। भंडी कौन था? भंडी था इनके मामा का बेटा जो कि इनके साथ रह रहा है। वो गया था राज्यवर्धन के साथ, और वो मिलता है इन्हें मालव सेना के साथ, जो मालवों को देवगुप्त को हरा दिया था उसकी सेना इनके पास है। और भंडी के साथ उनको ये भी पता लगता है डिटेल कि राज्यश्री जो हैं वो कन्नौज से मतलब भागने में सफल रही हैं, कन्नौज से भागने में सफल रही हैं। और वो कहाँ जा रही हैं? वो थानेसर नहीं गई हैं, वो चली गई हैं दक्षिण में विंध्य जो जंगल हैं वहाँ पे। हर्षवर्धन के पास दो ऑप्शन है, या तो जाए वो शशांक से लड़े, या तो जाए वो राज्यश्री को बचाए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो भी हमको डिटेल मिलती है उससे ये पता लगता है कि ग्रहवर्मन के कोई भाई नहीं थे, या तो और कोई मतलब सीरियस कंटेंडर नहीं था मौखरी थ्रोन के लिए, और राज्यश्री केवल इनकी रानी है। तो और एक मतलब बहन का भी है कि भाई उनकी बहन जो है वो क्योंकि भाई रहा नहीं, माता पिता रहे नहीं, तो वो भी मतलब अगर आप इमोशनली देखा जाए तो ये, और थोड़ा ज़रा कॉन्स्पिरेसी वो लगाएं तो कि राज्यश्री को सिक्योर करना ज़रूरी है। तो ये हर्षवर्धन कहते हैं कि हमको सबसे पहले राज्यश्री को सिक्योर करना है। ये सारा बाण के हर्षचरित में आता है। तो ये जाते हैं कुछ दिन में जो विंध्य जंगल है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और विंध्य जंगल में खोज रहे हैं राज्यश्री को। तो इनको कुछ बौद्ध भिक्षु मिलते हैं, वो बताते हैं कि हमने एक मतलब स्त्री देखी जो कि बाकी अपने और स्त्रियों के साथ थी, और उनको उनके मतलब व्यवहार से और कपड़े वपड़े से लग रहा था कि वो कोई मतलब एक रॉयल प्रिंसेस हैं, और वो अपने आप वो अपने आप को आत्मदाह करने वाली हैं। तो हर्ष को लगता है कि आप पता है राज्यश्री हों। और बाण के अनुसार कि जैसे वो मतलब
कूदने ही वाली थी, उससे पहले हर्ष आते हैं, काफी ड्रामेटिक मूवी टाइप हो गया है। हाँ, तो उनको आते हैं और बचा लेते हैं, और इस पे बाण की हर्षचरित हो जाती है खत्म। बस अब ये जो है ना कि अब इस पे कॉन्स्पिरेसी, अब भाई इतनी सारी डिटेल जो है इस पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी हैं कि मतलब बहुत जो चीज़ें हैं, मतलब कि एकदम पहली बात तो ये भी डिबेट है कि जो ये हर्षचरित है ये इनकम्प्लीट तो नहीं है, क्योंकि जब आप राजा की बात, आप बायोग्राफी लिखोगे तो राजा बनने तक तो होना चाहिए। हाँ, तो ये जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आता है। लेकिन उनका ये कहना है, बहुत स्कॉलर का जो मानते हैं कि कंप्लीट है, वो ये कहते हैं कि राज्यश्री को, जो बाण के लिए राज्यश्री वो गॉडेस ऑफ वेल्थ और गॉडेस ऑफ इंपीरियल पावर श्री जिन्हें कहा जाता है, वो पर्सोनिफाइड है, कि मतलब उन्होंने राज्यश्री को रेस्क्यू कर लिया, मतलब कि जो पूरी किंगडम है वही रेस्क्यू कर लिया। तो वहाँ पे उनका जो एम है हर्ष ये बाण का, वो कंप्लीट हो जाता है और वो समाप्त कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि भाई बाण की हर्षचरित लिखी कब गई थी, तो स्कॉलर्स का मानना है 620 के आसपास लिखी गई थी। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि एक वीएस पाठक करके हैं, तो उनका ये बोलना है कि बहुत सारे जो हमको एंशंट लिटरेचर मिलता है उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जब जब जो ये रूल ऑफ प्रोमिजेनिचर होता है कि भाई राजा का जो बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, वो जब फॉलो नहीं होता ना, तो कोर्ट पोएट जस्टिफाई करने के लिए वर्क लिखते थे। और वर्क में वो 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं बेसिकली, मतलब अलग अलग, कभी कोई एक आर्ग्यूमेंट देता है, कोई दूसरा देता है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि भगवान की तरफ से आदेश था छोटे भाई का राजा बनना। दूसरा होता है कि पिता ने बोला, इग्नोर करते हुए बड़े भाई को, कि छोटा बेटा राजा बनेगा। और तीसरा ये होता है कि जो बड़ा भाई है वो इनकॉम्पिटेंट है, तो इसीलिए छोटे भाई को राजा बनना पड़ा। अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले हैं उनका कहना है कि आप हर्षचरित पढ़ेंगे ना, तो ये तीनों एलिमेंट जो है हर्षचरित में है। हर्ष की जब जन्म होता है तो बाण बताते हैं कि हर्ष का जन्म ही हुआ है राज्य करने के लिए। दूसरा वाला कि बाप कहता है कि भाई मेरा बड़ा बेटा नहीं बनेगा। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने वाली है और हर्षवर्धन तो पास थे, पहुंच गए थे, तो प्रभाकर वर्धन के जो लास्ट वर्ड हैं वो ऐसे बताए गए हैं कि हर्षवर्धन को ही वो बता रहे हैं कि तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। और तीसरा कि भाई जो बड़ा भाई था वो इनकॉम्पिटेंट था। वो 2 तरीके से हर्षचरित में हमको देखने को मिलता है। पहला, राज्यवर्धन को ऐसे दिखाया गया है कि उनको तो मन ही नहीं था राजा बनने का, कि आते वो मतलब कि भाई आपका जो राजा है और रानी है वो दोनों, आपकी माँ और पिताजी जो है वो दोनों मृत्यु हो गई और राज्य में कोई राजा नहीं है, तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है राजा बनना, और आप कह रहे हो कि मैं संन्यास ले लूँगा। तो उसमें दिखाता है कि भाई इनका जो कैरेक्टर था वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं था। और दूसरा, जो जिस तरह से ये इनकी मृत्यु होती है, उनका ये कहना है कि इससे दिखाते हैं भाई कि बहुत ज़्यादा मतलब इनोसेंट टाइप का थे और बहुत आसानी से षड्यंत्र में पड़ गए, जाल में फंस गए। हाँ, तो ये है। और दूसरा उनका ये भी कहना है ना कि आप जब हुएनसांग को देखेंगे तो हुएनसांग शशांक को तो ब्लेम करता ही है कि शशांक ने मारा, लेकिन वो ये कहता है कि जो निर्णय लिया था राज्यवर्धन ने शशांक से मिलने का, उसको कन्विंस करने के लिए मिनिस्टर थे। अच्छा, दूसरी, खुद नहीं मिलना चाहिए था, और जिन्होंने कन्विंस करा राज्यवर्धन को, तो मिनिस्टरों की मेन गलती थी। उन्होंने बोला राज्यवर्धन को, ये सलाह दी कि जाओ और मिलो। और दूसरा क्या है इंटरेस्टिंग, ये कि जो भंडी थे मामा के बेटे, वो बहुत क्लोज थे हर्ष के। और भंडी जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने वाली होती है, तो ये हर्षवर्धन के साथ थे। तो बहुत लोगों का ये मतलब जो कॉन्स्पिरेसी वाले हैं उनका ये कहना है कि राज्यवर्धन को इन्फ्लुएंस करने में भंडी का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। बट कहाँ से आ रही है ये सारी चीजें? थ्योरी है उसमें, मतलब इट्स जस्ट अ थ्योरी। हाँ, कॉन्स्पिरेसी। अब वैसे आप देखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि भाई इतना सब कुछ वो कि राज्यवर्धन की मृत्यु अपने आप में बहुत सारे डाउट्स क्योंकि लाती है ना कि भाई एक राजा, आपको पता है शशांक आपका एनिमी है, आप बिना एस्कॉर्ट के या किसके, मतलब डायरेक्ट आप कैसे मिलने जा सकते हो? और ये
एकदम से मृत्यु हो जाना बहुत मतलब सेंस नहीं बनाता। तो और इसके बाद शशांक का क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, जब राज्यश्री का रेस्क्यू होता है तो उसके बाद, क्योंकि हर्षचरित अब है नहीं, अब फिर से हमको स्पेकुलेशन के उसमें पहुंच गए हैं, तो शशांक बेसिकली रिट्रीट करता है। और इस रिट्रीट के बाद, क्योंकि मौखरी जो टेरिटरी है उसमें तो कोई राजा बचा नहीं है, तो बेसिकली जो बिहार का जो पूरा रीजन है वो शशांक के अंडर आ जाता है। और 606 का ये पीरियड है जब राज्यश्री का रेस्क्यू होता है। और अब मौखरी रेल में तो कोई बचा नहीं, ये पुष्यभूति जो हैं, राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई है, बचा हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन एक सोल रूलर हैं, मौखरी में राज्यश्री बची हैं उनकी, जो कि रानी है, वो तो रानी राजा बनेंगे नहीं, और यहाँ पे हर्षवर्धन बचे हैं। तो अब 606 बोला जाता है कि जब हर्ष का पीरियड शुरू होता है। और ये बात हम अगले उसमें करेंगे। बेसिकली जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम हर्षवर्धन के जो उनका रूल है उसमें उसके ऊपर बात करेंगे। होपफुली इस बार 1 साल नहीं लगेगा। 1 साल 2 महीने हो गए थे पिछले वाले से यहाँ पे स्टोरी को मूव करने में। तो अभी खुद ही बता दो, और 2-2.5 महीने में उस पे अडिग रहना। हाँ, 2-2.5 महीने। तो अभी जुलाई चल रहा है, सितंबर में ठीक है, सितंबर में करते हैं, 15 सितंबर से पहले। सो थैंक यू सो मच जय भाई फॉर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। और बहुत लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जो इस सीरीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी ये एपिसोड्स लेके आएँ। दिक्कत ये है ना कि पढ़ना पड़ता है, मतलब नोट्स पढ़ना पड़ता है, बट थोड़ा सा जो लोगों का इतना प्यार मिल रहा है आपको, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वापस इन एजुकेशन फॉर्म आप उनको दे रहे हैं। तो इसको बस ये है कि हम कंटिन्यू रखें, इतना बड़ा गैप नहीं आए। एंड लेट्स मीट इन सितंबर। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।